नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बेमतरा पिरदा गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कंपनी में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में एक की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के पिदरा गांव में स्थित स्पेशल ब्लास्ट कंपनी में सुबह करीब 8 बजे ब्लास्ट हो गया और ये कंपनी लोह अयस्क के खदानों और गिट्टी के खदानों बारूद की सप्लाई करती है। हादसे में कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर आई। ये कर्मचारी 3 अलग अलग गाँव के ही रहने वाले हैं। मौके पर कवरेज करने पहुंचे मीडिया के लोगों को पुलिस ने गेट के बाहर ही रोक दिया। वहीं सूत्रों के हवाले से मिले वीडियो में फैक्ट्री के अंदर के दृश्य बेहद दर्दनाक हैं। बताया जा रहा है कि आसपास 3 गांव के ग्रामीण कंपनी में काम कर रहे थे। आसपास के ग्रामीणों के माने तो अब तक 8 से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहीं निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने सिर्फ एक मौत की ही पुष्टि की है। वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया और साथ ही फैक्ट्री मालिक से भी उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। भाई बाडी निकलेगी तब तो बोलोगे। बाडी पूरा माटी हो गया सर, पूरा मिट्टी मिल गया। क्या बारूद फैक्ट्री घटना स्थल पर मुआवजा करने में आया हूं। ये सही है कि बड़ा विस्फोट भयंकर हुआ है, तेज विस्फोट है। जिस प्रकार से घटना स्थल का दृश्य दिख रहा है, विस्फोट बड़ा तेज हुआ है और अभी घटना में एक व्यक्ति की मरने की पुष्टि हुई है। 6 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये अत्यंत हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना है। हम सब इस घटना से आहत हैं, दुखी हैं और सरकार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय घटना का किया है और घटना में इंक्वायरी में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा। सरकार ने अभी मृतक परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का घोषणा किया है। सरकार की ओर से पहल होगी कि फैक्ट्री मालिक की ओर से भी इन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले। ये पहल होगा। श्रम कानून से में जो भी प्रावधान होंगे उसका भी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है। हम सब इस घटना से आहत हैं। ये घटना बहुत बड़े दुखद घटना है और बहुत बड़े घटना है और इस घटना में किसका लापरवाही है इसकी जांच कराएंगे। न्यायिक जांच कराने का भी बात हुआ है। और रह गया सवाल जो अभी मलबा है, मलबा में भी कुछ 100 निकलने का संभावना है। अभी तो एक का मृत्यु हुआ है, 6 का इलाज चल रहा है और मलबा में और भी कुछ लाश निकल सकता है, डेड बॉडी। आसपास जो ग्रामीण का जो बताया जा रहा है 10 से 12 लोग का मरने का बता रहे हैं। ये क्या है भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो मलबा भी अधिकारियों द्वारा हटवाया जा रहा है और मलबा में जो भी डेड बॉडी निकलेगा वो तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक के जो पुष्टि हुआ है, 1 का मृत्यु हुआ है और 6 लोग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और जो मलबा है उसमें भी निश्चित रूप से कुछ डेड बॉडी निकल सकता है। मुआवजे की बात आ गई है। मुआवजा तो बता दिए हैं सरकार की तरफ से 5-5 लाख मृतक परिवार के लिए और जो घायल है उसके लिए 50,000 रुपए देने की बात हुआ है। तो वहीं शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आज यहाँ थाना बेरला के चौकी खंडर का, जिसके अंतर्गत ग्राम तिरदा है, उसके वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव फैक्ट्री है उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ है मॉर्निंग में, तो जिसमें करीब 6 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिनको राहत उपचार के लिए भेजा गया है। उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना है और इसके अतिरिक्त जहाँ जो ब्लास्ट घटनास्थल है वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा राहत कार्य किया जा रहा है। कितने लोगों की मृत्यु होने की अभी यह कह पाना संभव नहीं है, परंतु राहत कार्य चल रहा है। जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी आपको बता दिया जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ब्लास्ट कैसे और किसकी लापरवाही के चलते हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। सक्ती में करोड़ों की लागत से बन रहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर बीजेपी नेता अभिषेक शर्मा ने निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता का कहना है कि सक्ती के बुधवारी बाजार में बन रहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुणवत्ताहीन है, जिसकी जरा सी आंधी ने पोल खोलकर रख दी थी। बता दें कि 7 मई की आई जरा सी आंधी से निर्माणाधीन भवन की छत उड़ गई थी। इसी को लेकर बीजेपी नेता अभिषेक शर्मा ने कहा कि इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य कितना गुणवत्ता युक्त है। कि आप सभी जानते हैं, जहां जहां कांग्रेस वहां वहां भ्रष्टाचार। यहां प्रदेश में भी भूपेश बघेल की सरकार थी 5 सालों से, भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका था छत्तीसगढ़ प्रदेश। वैसे ही यहां भी अब नगर पालिका में भी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो यहां भी पूरा का पूरा सक्ती का जो विकास कार्य है कि जो पैसे आए थे वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसका ताजा उदाहरण अभी आप लोगों ने देखा था, जो स्टेडियम निर्माण हो रहा है। अभी 7 मई को हल्की आंधी आई थी, रेखामाया के जंगल में 2 दिन तक पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ छिड़ी। पुलिस जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। बता दें कि इंद्रावती एरिया कमेटी में के डीवीसीएम दीपक प्लाटून नंबर 16 का कमांडर मल्लेश के साथ 50 से 60 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक बस्तर जिले के डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के साथ एसटीएफ की संयुक्त टीम नक्सल उन्मूलन अभियान पर निकली थी। बता दें कि सुबह लगभग 11 बजे गश्त के दौरान सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू की। जवानों ने भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। जवानों ने नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुठभेड़ के बाद सर्च की कार्रवाई के दौरान घटनास्थल से 8 वर्दीधारी माओवादियों के शव के साथ 1 नग 303, 1 नग 315 बंदूक, 2 नग 12 बोर, 4 SBML, 7 BGSL सेल, तीर बम, 2 कुकर, आईईडी, वायरलेस सेट, बैटरी, माओवादी वर्दी, इलेक्ट्रिक वायर, प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री, पिट्ठू 400 जोड़ी चप्पल, सिलाई मशीन, अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर में अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो माड़ डिवीजन के और पूर्वी बस्तर डिवीजन के अंतर्गत काम करने वाले जो है इंद्रावती एलओएस, इंद्रावती एरिया कमेटी, ओरछा एलओएस के नक्सलियों की जमावड़ा की सूचना जो लगातार हम लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए 3 जिले का नारायणपुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर जिले का डीआरजी और हमारे जो स्टेट का जो है कमांडो फोर्स एसटीएफ को मिलाकर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जल शक्ति रखा गया था। उसी के तहत जो है पिछले 72 घंटे से नक्सलियों के खिलाफ अबुझमाड़ में एक अभियान चल रहा था और कल यानी बीते हुए कल जो 23 तारीख को सुबह से जो तीनों जिले के जो सीमावर्ती एरिया है, जो अबुझमाड़ का पूरा अत्यंत घने जंगल और पहाड़ी एरिया है, वहां पर जो है नक्सलियों के साथ इनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह लगभग जो है 8:30 से शुरू हुआ और कई बार मतलब उनके साथ इनकाउंटर हुआ और ये लगभग जो है 5:30-6 बजे तक चला और उस अनुसार जो है कल टोटल फिर जैसे मतलब जो इनकाउंटर होने के बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया तो उसमें टोटल 7 डेड बॉडी जो है माओवादियों का जो है इनकाउंटर में मारे हुए माओवादियों का 100 बरामद हुआ। साथ में जो है एक 303, 2 315 बोर
एक 12 बोर और 4 जो है भरमार बंदूक जो है बरामद हुआ। साथ में जो है कई आप देख रहे होंगे वहां पर जो है गोला बारूद जो है आपके टिफिन बम है, कुकर बम है, बहुत सारे जो है गोला बारूद है, उनकी जो वर्दी है, पिट्ठू है और बहुत सारे अन्य उपयोगी सामान जो बरामद हुआ है। सर्चिंग करने के बाद रास्ते में जो है एक टीम के साथ फिर एम्बुश की कार्रवाई नक्सलियों के द्वारा किया गया, तो पुनः आज जो सुबह एक और नक्सली जो है मारी गई, जिसका शव बरामद किया गया और इसका टोटल 8 माओवादी इस अभियान में मारे गए हैं। सर सामान क्या क्या मिले और क्या टोटल 8 मिले हैं और उसमें आपको भी वजह से बता दिया। एक जो 303 है, एक 315, 2 12 बोर और 4 जो है भरमार बंदूक मिले हैं। साथ में जो है एक कुकर बम मिला है, उसके साथ टिफिन बम भी मिला है। उसके बाद एक और आईडी है जिसको अपन अभी खोले नहीं है और उसके अतिरिक्त जो है आपके जो बीजीएल के सेल मिले हैं, बाकायदा उनके वायरलेस सेट मिले हैं 2। उसके बाद क्या इक्विपमेंट है जो बम चेक करते हैं, मल्टीमीटर मिले हैं। नहीं, अभी तक जो है जितने मारे गए हैं उन माओवादियों की शिनाख्त नहीं हुआ है। सर कुछ नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया? नहीं, कुछ लोग जो है वहां पर एक चीज इस अभियान में भी एक चीज देखने को मिला, जैसे विगत अभियान में जो पिछले अभियान में मिला था, इसमें भी कई लोग जो है अपनी तुरंत वर्दी उतार के जो है पूरा अपना सामान फेंक के इधर उधर भाग रहे थे, तो उनको फिर जो है सबकी हिरासत में लिया गया है संदिग्ध हालात में। अब उनसे जो है और पूछताछ करने के बाद फिर उनके खिलाफ अग्रिम कार्यवाही किया जाए। सर कितने लोगों को बुलाया? अभी जो है लगभग जो है 1.5 दर्जन लोग हैं हमारे पास। सक्ती में अवैध प्लॉटिंग के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली ही बड़ी कार्रवाई कर कलेक्टर ने भू माफियाओं और अवैध प्लॉटिंग के धंधे कर रहे कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। कलेक्टर ने सक्ती से लगे गांव नंदौर खुर्द में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार कर रहे मनीष अग्रवाल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही थी उसे राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे मामले में पटवारी को भी दोषी पाते हुए उस पर 10,000 का जुर्माना लगाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। शक्ति जिले में अवैध प्लॉटिंग के बहुत सारे मामले और केसेस है। पहली बात, अवैध प्लॉटिंग आप कर नहीं सकते हो। बेसिकली प्लॉटिंग के लिए आपको कॉलोनाइजर लाइसेंस और परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ इससे जो है राजस्व का नुकसान होता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस पे मेरे संज्ञान में जब आया तो मैंने अपने यहाँ के जितने भी एसडीएम्स थे तीनों संभाग के, उन लोगों को निर्देशित किया कि आप जितने भी प्रकरण पाते हो जिसमें बेसिकली अवैध प्लॉटिंग की शिकायत, उस पर तत्काल कार्रवाई करें। उसमें से 1-2 प्रकरण हमारे पास आए थे। एक हमारे पास जो है शक्ति जिले से सटे हुए ग्राम पंचायत का आया था। वहां में ये पता चला कि ग्रामीण भूमि जो है जो कृषि मद में है उसको बेसिकली प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। तो उसमें जो पटवारी था उस पर हम लोगों ने 10,000 रुपए का जुर्माना, जो जिसने अवैध प्लॉटिंग किया था उस पर हम लोगों ने अर्थदंड लगाया है लगभग 1 लाख रुपए का, और उसकी जो जमीन है उस पर जो है रासात की गई। ये सारी कार्यवाही जो है भू राजस्व संहिता और पंचायत अधिनियम के तहत हुई है। हमारा एक ही निर्देश है कि लोग इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं जिससे राजस्व का नुकसान होता है राज्य सरकार को, ऐसी कोई भी गतिविधि हमारे जिले में नहीं होगी। देखिए, जो जमीन खरीदते हैं उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि जब कभी भी आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं, वो नॉर्मल कोर्स में अगर उसके पास कॉलोनाइजर लाइसेंस नहीं है तो वो आपको प्लॉट बेच नहीं सकता है। दूसरा, कृषि भूमि आप टुकड़े कर प्लॉटिंग कर आप बेच नहीं सकते हो। कोई भी भूमि जिसपे आवासीय प्रयोजन हो या किसी और प्रयोजन के लिए आप यूज करते हो उसको डाइवर्टेड होना चाहिए। इसके अलावा रेरा के भी गाइडलाइंस है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उस जब तक आपके पास रेरा में आप रजिस्टर्ड नहीं हो एज ए कॉलोनाइजर, आप ये कार्य नहीं कर सकते हो। मेरा बस एक ही निवेदन है कि आप इस तरह के चक्करों में ना पड़े ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। पीडिया में बीते दिनों सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी,
जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 10 मई 2023 को हुए इस मुठभेड़ में 12 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में 6 लोग घायल हुए, जिसके संबंध में पुलिस का दावा था कि मारे गए सभी लोग नक्सली थे। लेकिन घटना के ग्राम पीडिया और इतवार के ग्रामीणों का कहना है कि घटना में मारे गए सभी लोग नक्सली नहीं थे। ग्रामीणों के इस दावे के बाद प्रदेश कांग्रेस ने घटना की वस्तु स्थिति जानने एक जांच दल का गठन किया था, जो मौके पर गई थी तथा ग्रामीणों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी इकट्ठा की थी। बेमेतरा तहसील कार्यालय ने एक आदेश पारित कर बेमेतरा स्थित श्री राम मंदिर के अवैधानिक नामांतरण को निरस्त कर दिया है। इस पर हिंदू सनातन धर्म के लोगों में खुशी देखी जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बेमेतरा स्थित श्री राम मंदिर के अवैधानिक नामांतरण को निरस्त कर दिया गया है। बेमेतरा तहसीलदार द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्री राम मंदिर की जमीन ग्राम सिंगोली और ग्राम खिलोरा में स्थित भूमि का पंजीकरण कर नाम को निष्पादित किया गया था। निष्पादन के बाद श्री राम मंदिर समिति के सदस्यों की तरफ से की गई शिकायत के बाद प्रशासन के द्वारा 3 स्तरीय जांच समिति का गठन कर तबादला नाम की जांच के आदेश दिए गए थे। 3 स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में यहां पाया गया कि पंजीकरण तबादला नामा में शासन के नियमों को दरकिनार कर बदला गया था। नियमों में हेराफेरी कर या पंजीकरण तबादला नामों को अंजाम दिया गया था, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। मंदिर समिति बेमेतरा की जमीन के संबंध में एक प्रकरण था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा परसों उसमें आदेश पारित किया गया। जी, किस तरीके का आदेश सर? इसमें जो नामांतरण किया गया था, उस नामांतरण को अवैध तहसीलदार ने अपने आदेश में घोषित किया। सर आगे क्या हो सकता है सर इसमें आगे अभी जो है वो वैधानिक कार्रवाई की गई। तहसीलदार द्वारा पंजीकरण तबादलानामा को खारिज कर भूया पोर्टल में दर्ज किए जाने के आदेश दिए। तबादलानामा खारिज होने से हिंदू सनातन धर्म के लोग कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की। कहीं न कहीं देखे तो ये जीत सत्य की जीत है और लगातार राम मंदिर जो जमीन मामला था, जिसे गलत तरीके से नामांतरण में चढ़ा लिया गया था, जिसको लेकर के हमने काफी मेहनत किया, काफी प्रयास किया, हमारी पूरी टीम ने प्रयास किया। इसमें सबसे ज्यादा सराहनीय प्रयास रहा नीतू कोठारी का, जिन्होंने 9 दिन तक अमरण अनशन पर थी और अड़ी रही कि न्याय हो और न्याय की मांग हो। आज तहसीलदार ने कहीं न कहीं अगर देखे तो सत्य की जीत होते हुए तहसीलदार ने यह आदेश पारित किया है कि जमीन को पुनः राम मंदिर के नाम से चढ़ाया जाए भूया पोर्टल में, और ये कहीं न कहीं ये जीत हमारी जीत है और जो दोषी हैं इनमें उनके ऊपर कहीं न कहीं कठोर कार्रवाई होगी। कलेक्टर के फैसले को लेकर हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने कलेक्टर से मिलकर आभार जताया। सनातन हिंदू समाज के लोगों में खुशी की लहर साफ दिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांकेर में मौसम ने तबाही मचाई है। आंधी तूफान ने कई घरों पर कहर बरपाया है। आंधी तूफान में कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांकेर जिले में अचानक आए आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी तूफान की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई गांवों के दर्जनों घर का छप्पर उड़ गया, कई विशालकाय पेड़ गिर गए, दर्जनों बिजली खंभे टूट गए, बिजली का तार जमीन पर लटकने लगे। आंधी तूफान से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। बता दें कि बीते रात आंधी तूफान में जगबंधु दास के घर के ऊपर विशाल आम के पेड़ गिरने से घर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जगबंधु दास के बेटे जयदेव दास अपने पूरे परिवार के साथ अपने मिट्टी के घर में सो रहे थे। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हो रही थी। तूफान इतना तेज था कि जयदेव दास के आंगन में खड़ा विशाल आम का पेड़ मट्टी के बने घर पर गिर गया।
जिससे कि पूरा घर का टीना और मिट्टी का दीवार टूट गया था। इस घटना से जयदेव दास के पैर में भी चोटें आई हैं। वहीं आंधी तूफान में घर में रखा चावल, खाने का राशन, कपड़े, मक्का की फसल भी पूरी तरह से खराब हो गए हैं। अब गरीब किसान सरकार के मुआवजे के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। उसी रात जगन्नाथपुर में आंधी तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया है। गांव में बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, जिससे बिजली के 8 से 10 पोल टूट गए हैं, जिससे पूरे गांव में 3 दिन से बिजली ठप है। ग्रामीण बिजली न होने से पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग कल रात सोए थे, ऐसे अचानक तूफान आए। हम लोग कितना डरे थे, आज रात हम लोग समझे थे मर जाएंगे। हम लोग को फिर उठ के देखे थे, देखा पेड़ गिरा, पूरा घर टूट गया। फिर हम लोग बहुत डरे थे। फिर हम लोग मम्मी को रात भर नहीं सोए थे। फिर हम लोग बहुत डरे थे। फिर खाने को भी कुछ नहीं, सब भीग गया, मकाई भी भीग गया, फिर सब कुछ भीग गया। फिर खाने के भी कुछ नहीं है, खाली पेट भी रहना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हम निरीक्षण के लिए नहीं, यहाँ पर हमारे एक किसान भाई है, हमारे कार्यकर्ता है, उनके इस आंधी तूफान में जो नुकसान हुआ है उनका साथ देने यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारे युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ पर आकर ये देखने को मिल रहा है वास्तव में हमारे इस किसान भाई को काफी नुकसान हुआ है इस आंधी तूफान में, और इनका एक घर है जिसके ऊपर एक झाड़ इस तूफान में गिर जाने से उनको काफी नुकसान हुआ है। ऐसा परिस्थिति में उनको तो जान चले जा रही थी, लेकिन भगवान की आशीर्वाद उन पर बनी हुई है, जिस कारण उनका जान सुरक्षित है। मगर उनका जो निवास है, घर है, वो टूट गया है, पूर्णतः क्षति हो गया है। इन किसानों के अनुसार इनका अब तक 2 से 2.5 लाख रुपए का जो नुकसान उनका हुआ है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये सारे चीजों की जो है हम आज यहाँ पर आकर अवगत हुआ है हमें, और हम शासन को अपने माध्यम से फोन पर अवगत भी कराए हैं, और शासन के अधिकारी से उनको बोले भी है किसान को उचित मुआवजा उनको प्रावधान के अनुसार प्रदान करे। और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी इन किसान के साथ है और इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, और इनको जो भी हमारे सरकार की नियमता जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध होगी। ये आश्वासन कराने आज हम यहाँ पर पहुंचे। पिछले दिनों आंधी तूफान से इस क्षेत्र में भारी नुकसान किया है। अभी हम यहाँ पर 77 नंबर में है। इस गांव के जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का पुल था, सारे पुल जो है यहाँ उस आंधी तूफान में तोड़ दिया गया है, और आज 2 दिन से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बिजली मुहैया अभी तक नहीं हो पाया है, जिसका मुआवजा लेने आज हम भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की टीम इस गांव में पहुंचे हैं और देख रहे हैं यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।